नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 21। बस खड़ूस ना हो तो। ज़ैनी अपना रुख मोड़े होंठों का जाविया बिगाड़ती आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाने लगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अजलान इसकी बड़बड़ाहट बखूबी अपनी स्मातों में महफूज करता हुआ आहिस्तगी से मुस्कुराकर दाखिली दरवाजे की जानब बढ़ गया था। खड़ूस, आज तक किसी फ़ैन ने मेरे लिए इस किस्म के अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले होंगे, और इन्हें देखो ज़रा। कमरे में आते ही अजलान इसका दिया हुआ नाम ज़ेरे लब दोहराकर आहिस्तगी से मुस्कुराता नफ़ी में सर झटक गया। किचन में काम करती रिफ़त जल्दी जल्दी खाना बनाने की तगवदू में लगी थी, क्योंकि आजकल इसके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। सोनिया बेगम के डर से पहले वो अपना काम करती और फिर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती थी। बाकी सब के लिए तो वक्त तेज़ी से पर लगाकर उड़ता चला गया, लेकिन रिफ़त और उस्मान को ज़िंदगी का गुजारा गया हर एक लम्हा कछुए की चाल से मुतशाबे लग रहा था। इनका हर दूसरा पल किसी न किसी अजियत से भरा होता था, मगर फिर भी वो दोनों बहन भाई बिना किसी से कोई शिकायत किए चुपचाप करके काम करते और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते थे। उन्होंने अपनी माँ की वफ़ात के बाद बाप को जिस तरह बदलते देखा, ये उनके लिए किसी कुर्ब से कम नहीं था। सोनिया बेगम ने गलत बयानी के ज़रिए इन्हें मुतनफ़िर करते हुए इनका आपसी रिश्ता काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। सोनिया बेगम अख्तर साहब को बार बार यही जताती रहती थी कि उन्होंने सौतेली माँ होने के बावजूद इनका बहुत सारा ख्याल रखा, मगर ये लोग तो सिर्फ आफिया बेगम को ही अपनी सगी माँ मानते, इसलिए उन्होंने कभी भी इन्हें अपनी माँ समझा ही नहीं है। एक दफ़ा उस्मान ने अख्तर साहब के सामने ही उनसे बदतमीज़ी से बात की, क्योंकि वो अपनी आंखों से सोनिया बेगम को रिफ़त को थप्पड़ मारते देख चुका था। इससे बर्दाश्त ना हुआ तो फ़ौरन सख्त लहजे में बोल उठा। ये सब देखते हुए इस दिन अख्तर साहब ने बिना सच जाने जवान बेटे पर हाथ उठाकर इसको बुरी तरह झिड़क कर रख दिया। उस्मान की आंखें हद दर्जा ज़ब्त के चक्कर में सुर्खियों से भर गईं, मगर फिर भी वो इनकी गलतफहमी दूर करने के बजाय रिफ़त का हाथ पकड़े फ़ौरन अपने कमरे में आ गया। कमरे के बाहर खड़ी सोनिया बेगम इनकी बातें मज़े ले लेकर सुन रही थीं। आपा जल्दी चलें यहाँ से, मुझे अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। बहुत सह लिया आपने और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। उस्मान घसीले लहजे में बोलने के साथ साथ फ़ौरन अपनी किताबें इकट्ठी करने लगा, क्योंकि इसके लिए इसका कीमती मता यही किताबें ही तो थीं। मादी चीज़ों से तो इनका इंटरेस्ट बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सोनिया बेगम इन्हें इतने एहसान जताने वाले अंदाज से पैसे पकड़ाती थी कि उस्मान की गैरत ही गवारा ना करती उनसे दोबारा मांगने की। इसलिए वो दोनों बहुत कम शॉपिंग किया करते थे। नहीं उस्मान, तुम तो मेरे अच्छे भाई हो ना, ऐसा नहीं कहते, प्लीज़ गुस्सा थूक दो। ये गुस्सा शैतान की तरफ से आता है और बंदे की अकल को पूरी तरह खा जाता है। रिफ़त अपनी भीगी आंखों समेत उस्मान को शानों से पकड़कर फ़ौरन बेड पर बैठ गई। रिफ़त को पहली बार अपने सामने मार खाते देखकर उस्मान का फिशार खून बढ़ गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये थप्पड़ और सोनिया बेगम की मार रिफ़त के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तो बचपन से लेकर न जाने कितनी बार बिना किसी गलती के मार खाती आई है। रिफ़त ने इस बात का जिक्र कभी भी उस्मान के सामने नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे ही परवान चढ़ता उस्मान भी अपना हर गम रिफ़त से छुपाता आया, ताकि इसकी बहन इसको लेकर परेशान ना हो। इन दोनों की सादत का सोनिया बेगम ने खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। उन्होंने अख्तर साहब को सिर्फ अपने बच्चों तक महदूद कर रखा था। उनकी हर खुशी पर घर में शानदार पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। ऐसी तकरीबात में रिफ़त और उस्मान का किरदार कदरे मुख्तसर होता। रिफ़त सारे किचन के इंतज़ामात देखती थी और उस्मान नाम नेहाद बड़ा बेटा होने की वजह से घर की सारी आराइश व ज़िबाइश का ख्याल रखता था। प्लीज़ आपा, आप हमेशा ऐसी बातें करके मुझे रोक लेती हैं। मामा आपको किस कदर बुरी तरह मार रही थी, मेरी आंखों के सामने से तो वो मंज़र ही नहीं हट पा रहा। आप प्लीज़ अभी के अभी अपना सामान पैक करें, हम चलते हैं यहाँ से। मैं मज़ीद नहीं रहना चाहता यहाँ। उस्मान का अंदाज़ बेबसी से लबरेज था। उस्मान, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? बाबा हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो पहले ही हमसे इतना मुतनफ़िर रहने लगे हैं। रिफ़त की आंखें लबालब पानियों से भर गईं। इन्हें जो सोचना है सोचने दें, अगर इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं तो हम क्यों उनकी परवाह करें? उस्मान की कुशादा फ़्राक पेशानी पर शिकनों का गहरा जाल बिखरा नज़र आने लगा। नहीं उस्मान, ये हमारी मामा की तरबियत का सवाल है और हम इनकी तरबियत पर कोई सवाल नहीं उठने देंगे। रिफ़त ने उस्मान का हाथ पकड़कर नरमी से सहलाया। बाहर खड़ी सोनिया बेगम को अपना बना बनाया प्लान फेल होता हुआ महसूस होने लगा। वो उस्मान के 18 साल के होने से पहले ही उनको यहाँ से निकाल देना चाहती थी, ताकि वो दोनों अख्तर साहब की प्रॉपर्टी पर अपना कोई हक ना जता सकें। आपा, मैं आपको अकेला इस माहौल में छोड़कर कैसे शहर से बाहर पढ़ने के लिए चला जाऊँ? आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? मेरी गैरत मुझे इस सब की इजाज़त नहीं देती। प्लीज़ आपा। उस्मान ने इसको आसान से समझाने की कोशिश की।
ये हमारा घर है उस्मान, यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला। तुम बस दिल लगाकर पढ़ो और बाबा को जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाओ, ताकि इन्हें भी पता चले कि तुमने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप्स हासिल करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है। इस सब के लिए मुझे तुम पर फ़ख्र है उस्मान। रिफ़त ने अपनी धीमी खूबसूरत मुस्कुराहट समेत लाड भरे अंदाज में उस्मान का गाल नरमी से सहलाया। लेकिन आपा, इस तरह मेरा ध्यान बार बार आपकी तरफ आता रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इस तरह मैं अपनी स्टडी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊँगा। उस्मान ने बचपन से लेकर आज तक रिफ़त की कही कोई बात रद्द नहीं की थी, मगर आज इसका दिल इस बात को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। और किसी के लिए नहीं, तुम ये सब मेरे लिए करोगे, ओके। रिफ़त ने अपना नाम लेकर गोया ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। आपा, मेरे पास एक और आइडिया। मैं आपको खाला की तरफ छोड़ जाता हूँ। आप वहाँ इजीली अपने एग्ज़ाम्स भी दे सकती हैं, और तो और वहाँ हसन भाई भी तो हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं हमारा, अगर आप कहें तो। उस्मान के अंदर मासूम सी उम्मीद जाग उठी। नहीं उस्मान, अपना घर हमेशा अपना ही होता है, फिर चाहे वो जैसा भी हो। रिफ़त ने हाथ उठाकर सख्ती से मना किया, और फिर उस्मान के मज़ीद सवालात से बचने के लिए इसके पहले से ही तयशुदा कपड़े दोबारा अलमारी में सेट करके रखने लगी। हसन भाई, बाहर खड़ी सोनिया बेगम के हलक से सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई। इनके कदम भले ही राहदारी में आगे बढ़ रहे थे, मगर इनका जहन इसी एक नाम पर अटक कर रह गया था। हया असाइनमेंट की फ़ाइल हाथों में थामे एक खाली कमरा तलाश करने लगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इसके सारे लेक्चर्स मिस हो गए थे। तमाम नोट्स को कॉपी करवाने के बाद रास्ते में वापस आते हुए रेहान की नज़र अचानक कैंटीन पर पड़ गई, इसलिए वो हया को आगे जाने का कहकर हंसते हुए खुद कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर में धीमी चाल चलते हुए अचानक हया को सामने ही एक खाली कमरा नजर आया, इसलिए वो गहरा सांस फिजा में खारिज करती उसी की जानब बढ़ गई। अभी इसने कमरे के खुले दरवाजे में अपना कदम रखा ही था कि सामने नजर आते मंजर को देखते इसकी आंखों के पपोटे बेयकीनी के आलम में खुले के खुले रह गए। इसके हाथों की गिरफ्त बेख्तियार ही फाइल पर मजबूत हो गई, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने इजरार, जो पूरे कॉलेज में गर्ल्स एलर्जिक बॉय के लक़ब से मशहूर था, आज वो खाली कमरे में एक लड़की के साथ खड़ा मुस्कुराते हुए कोई बात कर रहा था। सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, एक्चुअली वो मैं गलती से। हया के लबों ने ये अल्फाज बमुश्किल अदा किया, और फिर इनका रद्दमल जाने बिना ही अपने कदम आगे बढ़ा गई। इसकी आंखों में फ़ौरन ढेरों पानी धराया, जिसे इसने अपने हाथ की पुछ से साफ़ करते हुए खुद के असाब पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। इसके कदम बेख्तियार इस इलान की जानब बढ़ गए, जिसको वो हमेशा से ही भूत बंगले का खिताब देती आई थी। पूरा हफ्ता मैं इसकी आंखों की उदासी की वजह समझने में लगी रही, और ये यहाँ किसी लड़की के साथ खड़ा मुस्कुरा कर बातें कर रहा है। हया का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान को छू रहा था। हया, तेरा ही दिमाग ख़राब था जो इस लड़के के लिए हमदर्दी फील करने लगी। ये इस लायक ही नहीं था। हया खुद को कोसने के साथ साथ ज़रार को भी कोसने में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। तबीयत ख़राब रहने की वजह से वो पहले ही बुरी तरह डिस्टर्ब थी, ऊपर से नाना जान के इंकशाफ ने इसको हैरत का शदीद झटका लगाया। पूरा हफ्ता इसी कश्मकश में ही गुजर गया। पढ़ाई का हर्ज होने की वजह से वो आज कॉलेज तो आ गई, मगर इस मंज़र को देखकर इसे क्यों गुस्सा आ रहा है फ़िलवक्त, ये सब इसे अपनी समझ से बालातर लग रहा था। अरे हया, तुम यहाँ, तबीयत तो ठीक है ना? मरियम और अशान पीरियड से फ्री हुए तो अपने इसी मखसूस बेंच की तरफ आ गए। ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। हया ने अपनी सुर्ख आंखें ज़रा सी ऊपर उठाकर फिर से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। हया, मेडिसिन ला दूँ अगर सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो? रोशान को भी हया की सुर्ख आंखों से उसकी तबीयत की खराबी का एहसास हुआ। अभी वो कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने लगी थी कि अचानक ज़रार की गंभीर बारोब आवाज़ ने एक पल के लिए इसको हैरत के मारे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। किसके सर में दर्द हो रहा है? मेरे पास मेडिसिन है अगर चाहिए तो। ज़रार एक नज़र हया के सुर्ख आर्ज़ों पर डालने के बाद अपनी निगाहें चुराए इस तफसारिया अंदाज में बाकी सबसे पूछने लगा। हालांकि इस वक्त वो इन सबसे 2 कदम फासले पर ही था जब इसे हया की रंधी हुई आवाज़ अपनी समातों में वाज़िया सुनाई दे गई। नहीं चाहिए तुम्हारी मेडिसिन, जाओ यहाँ से। ज़रार की तवक्कात के ऐन मुताबिक इसे सामने देखते ही हया की बर्दाश्त फ़ौरन जवाब दे गई। अभी वो तेज़ोतुन लहजे में गोया हो ही रही थी कि अचानक ज़रार के ताक़ुब से मारिया की आवाज़ सुनाई दी, जो अभी भी तकरीबन भागती हुई यहाँ ज़रार के बिल्कुल साथ आन खड़ी हो गई। उफ़ ज़रार, पानी है तुम्हारे पास? मेरा तो सांस फूल चुका है। मारिया ने बेतकल्फ़ी का भरपूर मुज़ाहरा करते हुए हाँफने के अंदाज से ज़रार के शाने पर बाकायदा हाथ रख दिए। मारिया की सरकत पर जहाँ ज़रार की आंखें हैरत के मारे अपना हुजम मज़ीद फैलाए सटपटा कर रह गईं, वहीं हया, मरियम और रोशान भी चौंकते हुए इस 2 पौनी वाली लड़की को जुर्रत का अमली मुज़ाहरा करते हुए बगौर सरतपा देखने लगे।
जी मारिया, पानी है मेरे पास, मैं अभी देता हूँ। हया और ज़रार की निगाहें एक पल के लिए आपस में टकरा कर रह गईं। बालों की दो पोनियों को देखते ही मरियम के जहन में एक कुंदा लपका। तभी से फ़ौरन अपनी और मारिया की पहली मुलाकात याद आ गई, जबकि रोशान को भी 2 दिन पहले वाली बात याद आ गई तो ज़्यादा तासरात समेत अपने होंठों पर हाथ रखे गहरी सोच में पड़ गया। 2 दिन पहले ये लड़की ज़रार को मुश्तबा लग रही थी और अब इसी के साथ इतना फ्रैंकली बात कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशान दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। थैंक्स अ लॉट। हया की सर्द निगाहों को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मारिया ज़बरदस्ती हया के साथ ही जगह बनाकर बैठने लगी। जवाबन हया की सख्त घुरी पर ज़रार ने अपने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट पर बमुश्किल काबू पाया, वरना इसका दिल ज़िंदगी में पहली बार बेसाख्ता खुलकर कहका लगाने को चाह रहा था। ज़रार, मुझे अपने फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे? सबको अजद खामोश पाकर मारिया ने आदतन अपनी पोनियों को हाथ से बाकायदा पीछे को झटका दिया और फिर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए ज़रार से मुखातब हुई। हया को मारिया के चेहरे पर सजी ये धीमी मुस्कुराहट किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। इसे मारिया का चेहरा और इसके मुस्कुराहट अजीब बनावटी किस्म की लग रही थी। वो तो सिरे से इस बात से अनजान थी कि इंस्पेक्टर मारिया सिर्फ़ और सिर्फ इसी की मदद के लिए यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का मेकअप करके खुद को बिल्कुल यंग गर्ल शो करवा रही थी। हाँ जी, क्यों नहीं, इनसे मिलें, ये है मेरे दोस्त रोशान और ये मरियम। ज़रार के तारुफ करवाने पर रोशान ने भी मारिया से मुसाफ़ा किया, जबकि मरियम तो पहले से इस लड़की से वाकिफ़ थी, इसलिए खुशदिली से मुस्कुराते हुए दोबारा मुसाफ़ा करने लगी। ज़रार ने हया की कुछ देर पहले की बदतमीज़ी का बदला उतारते हुए इसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर हया का नाम ना लिया, जिस पर हया को मज़ीद तप चढ़ चुकी थी। इसलिए वो शदीद गुस्से में आते हुए फ़ौरन बेंच से उठती अपने फूले हुए गालों समेत बाकी की बुक्स भी इकट्ठी करने लगी। हेलो। हया के तासरात को देखते हुए मारिया ने सबसे मुसाफा करने के बाद खुद ही अपना हाथ हया के आगे बढ़ा दिया, जिसे इसने बमुश्किल थाम कर अगले ही सेकंड के अंदर अंदर छोड़ भी दिया। ज़रार, ये भी आपकी फ्रेंड है? मारिया ने हया को वहाँ से जाने के लिए पर तोलते देखा तो शाइस्तगी से भरपूर लहजे में ज़रार से इस्तफसार करने लगी। इससे पहले कि वो इसे कोई जवाब देता, हया इसे सख्त घूरी से नवाजती खुद ही बोल उठी, नहीं, ये मेरे फ्रेंड नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स खुद चुनती हूँ। जो लोग मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, मेरी दोस्ती सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ही होती है। ऐसे हर अरे गहरे के साथ दोस्ती करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हया ने ज़रार के चेहरे पर एक सर्द निगाह डालने के बाद संजीदगी से कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बिना किसी लगी लिपटी के हया के एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा करने पर मरियम और रोशान एक पल के लिए इन दोनों को ही तासुब भरी निगाहों से देखने पर मजबूर हो गए, जबकि ज़रार इसके सुलगते चेहरे पर एक नज़र डालने के बाद बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाता मारिया को देखने लगा। मैंने तो आपको पहले ही आगाह कर दिया था। ज़रार की बोलती आंखें ये अल्फाज वाज़ेह बयान कर रही थी। ज़रार के शान बेनियाजी से कंधे उचकाने पर मारिया ने कनखियों से देखते हुए बिना कुछ कहे इस्तफसारिया अंदाज़ अपनाया। ये तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि वो लड़की ज़रा सरफिरी सी है। इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या बात कर दे, क्या सोच ले, कुछ पता नहीं चलता। मारिया को ज़रार की कई बात अपने जहन में गर्दिश करती महसूस हुई तो गहरा सांस भरती खुद से दूर जाती हया को बगौर देखने लगी। ज़रार को पहली बार हया की चिड़चिड़ाहट ने अजीब सा मज़ा दिया। ये अनोखा एहसास है क्या, इसको खुद भी समझ नहीं आई, लेकिन जो भी था कुछ पलों के लिए इसको अजीब सी सरशारी कैफियत में मुब्तला कर गया था। टाइगर, इट्स अर्जेंट, इफ़ यू रिसीव माई मैसेज जस्ट कॉल मी बैक। जावेद ने ऑफिस नुमा कमरे में अपनी पेशानी को धीरे से मसलते हुए यह मैसेज फ़ौरन टाइगर को सेंड कर दिया। अब इसको बेसब्री से इंतज़ार करते हुए कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मोबाइल फ़ोन की गूंजती तेज़ रिंगटोन ने फ़ौरन इसकी सोचों का इत्तेकाज़ तोड़ दिया। हेलो टाइगर सर। जावेद ने फ़ोन रिसीव करते ही टाइगर को मुअद्दब अंदाज में मुखातब किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? टाइगर ने जावेद की घबराहट से भरपूर आवाज़ सुनी तो फ़ौरन इसकी खैरियत दरियाफ़्त करने लगा। आई एम सॉरी सर। वालेकुम अस्सलाम। जावेद ने खुजल भरे अंदाज में अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई, क्योंकि वह जल्दबाजी में सलाम करना तक भूल गया था। जी सर, एक्चुअली मुझे इस मिशन की नेक्स्ट रिपोर्ट आपसे शेयर करनी थी। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन हमारे मिशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी इंशाल्लाह। जावेद का लहजा अजद गंभीर लग रहा था। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। टाइगर भी जावेद के मुंह से ये खबर सुनने के लिए हमतन गोश हुआ। सर, आज नासिर मलक से मिलने एक नामालूम अफराद का वफद आया था। सिक्योरिटी गार्ड्स इनको इनके बैग समेत सीधा हवेली के तय खाने में ले गए। मैंने इनका पीछा किया तो एक बहुत भयानक इंकशाफ मेरे सामने हुआ कि नासिर मलक सिर्फ लैंड माफिया ही नहीं चला रहा, बल्कि क्यूपी नामी कंपनी से वाबस्ता ड्रग्स ले रहा, बल्कि ये तो किसी भी को भी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा है। इसी सिलसिले में ही आज उनकी एक अहम मीटिंग हुई। जावेद ने गहरा सांस लेने के बाद पूरी बात टाइगर के गोश गुजार कर दी। क्यूपी के नाम पर टाइगर का जहन एक पल के लिए अटक सा गया। जावेद, इसके ड्रग्स में मुलव्वस होने की बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें इस रूप में वहाँ भेजा ताकि ये पता चल सके नासिर मलक के आगे और कितने सरगने और वो सब किन किन गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं।
टाइगर ने संजीदा लहजे में इसको बावर करवाया कि वो इस हकीकत से पहले से ही आशनाई रखता है। टाइगर सर, आपने मुझे बताया ही नहीं कि यह मामला इतना सीरियस है। मुझे तो लगा इस नासिर मलिक की पहुंच सिर्फ लैंड माफिया तक है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह गुंडा इन सब गैर कानूनी कामों में भी मुलव्वस है। जावेद की रगों में इस वक्त खून लावा बनकर दौड़ रहा था। लिसन जावेद, डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट, वी आर ISI प्रोफेशनल सीक्रेट एजेंट्स। टाइगर का लहजा अजहद गंभीर लग रहा था। जब तक कोई ठोस सबूत हमारे हाथ ना लगे तब तक हम ऐसी खबरें अपनी एजेंसीज को भी नहीं देते। मुझे जब इस सब के बारे में पता चला तब मैंने टॉप पर पहुंचने के बजाय इसे इसकी जड़ से काटने का फैसला किया। टाइगर ने खुद को रिवॉल्विंग चेयर की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए संजीदगी से भरपूर तासरात समेत जवाब देकर जावेद को कुछ पल के लिए हैरत के समुंदर में गोताजन होने पर मजबूर कर दिया। हम ये सब काम एक बदले के लिए नहीं कर रहे, इसमें हमारे पूरे मुल्क व कौम का मफाद भी जुड़ा हुआ है। टाइगर ने अपने अज़ली पुरअतमाद अंदाज से जावेद को आज फिर नए सिरे से अपनी जहानत का कायल कर लिया। जी बेहतर सर। जावेद के चेहरे पर इस वक्त धीमी मुस्कुराहट रक्स करती नजर आई। जावेद, तुमने इस वक्त की कुछ पिक्चर्स तो ली हैं ना? टाइगर ने जावेद की तवज्जो फ़ौरन मिशन की जानब मबजूल करवाई। जी सर, वह मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। जावेद के इस बात में सर हिलाने पर टाइगर तमानियत से मुस्कुरा दिया। ओके, दैट्स वेरी गुड। दूसरा मिशन कहाँ तक पहुँचा? सर, आपने इन गुंडों तक रसाई हासिल करने के लिए एक ट्रैकर इनके फ्लैट में लगवाया ताकि उनकी सारी ऑडियोज़ हम तक पहुँचे। मगर जावेद बात करते करते रुक सा गया। मगर क्या? टाइगर फ़ौरन सीधा खड़ा हो गया। सर, वो लोग अपना फ्लैट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। मुसीबत का एक नया बम फोड़ा गया था। ओह, क्या उन्होंने वहाँ से जाने से पहले किसी ऑडियो में किसी दूसरी जगह का नाम लिया ताकि हम इन्हें दोबारा से ट्रेस कर सकें? ये खबर सुनकर वाक़तन टाइगर को तशवीश लाहक हुई थी। नहीं सर, वो मैं तमाम ऑडियोज़ न जाने कितनी बार सुन चुका हूँ। शायद कोई क्लू मिल जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुमकिन ना हो सका। जावेद की परेशानी भी बजा थी। ओके, यू जस्ट रिलैक्स, मैं करता हूँ कुछ। तुम क्यूपी नामी कंपनी का उनके तय खाने से कोई ड्रग पैकेट चुरा कर मुझे इसकी तस्वीर सेंड करो। इसको देखने के बाद फिर ही अगला स्टेप डिसाइड करें, क्यूपी वाले मामले को देखेंगे। टाइगर ने इस फ़िलहाल जावेद के सुपुर्द कर दिया था। जी ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। जावेद ने मुअद्दबाना लहजे में बात का इख्तिताम किया। टाइगर ने भी ज़ेरे लब फ़ी अमानिल्लाह कहकर फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए। ये इस वक्त जावेद का दिमाग तेज़ी से एक नया जाल बुनने में मसरूफ़ था, जबकि टाइगर के ज़हन के पर्दे पर PMA में गुजारे गए अपने माजी के दिन किसी वाज़ेह अक्स की सूरत में लहराने लगे। आज न जाने कितने सालों बाद टाइगर अपने तख़य्युलात में ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल पहुँच गया, जहाँ से इसने अपने इस कठिन सफ़र की शुरुआत की थी। अजलान पैलेस के खूबसूरत वसी और इस किचन में मसनूई रोशनियाँ इस वक्त पूरी आबोताब से चमक रही थी। जगह जगह बेतरतीबी नज़र आ रही थी। कुछ अनधुले बर्तन सिंक में मुँह चढ़ा रहे थे। किचन में काम करती जैनी को इस वक्त बाकी हर काम से ज़्यादा ज़रूरी आटा गूंदना लग रहा था, जिसकी कोशिश में वो पूरे किचन का बुरा हाल कर चुकी थी। वाइट कढ़ाई बनाने में तो वो माहिर हो चुकी थी, इसलिए इसे बनाने में ज़्यादा वक्त ना लगा। लेकिन आटा गूंदने के लिए इसने यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस देख ली, लेकिन फिर भी अभी तक इससे सही से आटा ना गूंदा गया, क्योंकि अगर प्लेट में खुश्क आटा डाला जाता तो पानी की मिकदार कम हो जाती, और अगर पानी डाला जाता तो आटे की मिकदार कम हो जाती। इसी चक्कर में वक्त गुजरने के साथ साथ आटे की मिकदार मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी। उफ़ यार, आटा ना हो गया, पूरा जंग फ़तह करने जैसा काम लग रहा है मुझे तो। जैनी ने अपने अटे हाथों को ऊपर उठाकर देखा तो गहरा सांस भरती परेशान कुन अंदाज में गोया हुई। नूरी आंटी और बाकी सब लड़कियां पता नहीं ये सब कैसे इतनी जल्दी जल्दी कर लेती हैं। जैनी अपने हाथ फिर से साफ़ करने की कोशिश करने लगी ताकि वो मुतलका वीडियो दोबारा प्ले कर सके। आज की इस तारीख में जैनी को आटा गूंदना ही केटू पहाड़ की चोटी को सर करने के मुतरादिफ लग रहा था। तभी अचानक इसे अपनी समातों में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो बिना सोचे समझे तेज़ लहजे में आवाज़ें देने लगी। नूरी आंटी 1 मिनट किचन में आइएगा प्लीज़, जल्दी। अजलान, जो इस वक्त लॉन से वापस आकर अपने कमरे में जाने लगा, तभी अचानक जैनी की लगातार आवाज़ें सुनकर इसके चलते कदम एकदम रुक से गए। अब वो मुतलाशी निगाहें तराब में घुमाकर नूरी आंटी को देखने लगा, मगर वो आसपास कहीं भी नजर न आई, इसलिए वो धीमी चाल चलता खुद ही किचन की जानब बढ़ गया। मगर वहाँ का मंजर देखते ही इसकी आंखें शश्तर अंदाज में खुली की खुली रह गईं। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? अजलान की हैरत भरी आवाज़ पर जैनी का झुका सर एक झटके से ऊपर को उठा। अब वो खुद भी अजलान की निगाहों के ताक़ुब में देखती पूरे किचन पर एक सरसरी निगाह डाल रही थी। आप, वो मुझे लगा नूरी आंटी। जैनी ने अजहद घबराहट का शिकार होते मिनमिनाने के अंदाज में वजाहत दी। मैंने आज तक किसी किचन को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, इसका पाँव नीचे गिरे टमाटर के छिलके पर से फिसल गया। अजलान को नीचे गिरते देख जैनी के हलक से फ़ौरन बेसाख्ता चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई।
वह फ़ौरन आगे बढ़ते हुए अज़लान को सहारा देने लगी। शेर जैसी जिसामत रखने वाले अज़लान के सामने ज़ैनी का कमज़ोर नातवां वजूद भला क्या हैसियत रख सकता था। इस अचानक अवतार पर घबराते वो दोनों एक दूसरे को संभालने के चक्कर में यकबस्ता ज़मीन बोस हो गए। ज़ैनी अब अपनी आंखों को सख्ती से मूंदे इस हकीकत से निगाहें चुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि अज़लान यूं ही लेटे लेटे अपनी आंखों का हुजम मज़ीद फ्लाई से सख्त गुसीली निगाहों से घूरते हुए देख रहा था।